शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय -3155। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। टकराना। इस मौके ने मेटल ईटर एन टेम्पर की सभी सुरक्षाओं को भेद दिया और मौके पर ही उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया। खून खंभे की तरह फूट पड़ा और एक ही क्षण में खून की नदी बन गई। बैटल हीरोज का ये कदम ईट रॉ ब्लड और प्रेरी फायर मेड ए ग्रेट फायर से भी ज्यादा भयानक था। ये स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी की सबसे बड़ी विशेषता भी थी। एक के बाद एक चाल, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। हर चाल की ताकत पिछली चाल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एक के बाद एक चाल, और यदि वह अंतिम चाल तक इसका उपयोग करता तो इसकी शक्ति भयानक स्तर तक बढ़ जाती। धातु भक्षी चींटी सम्राट पर तुरंत जोरदार प्रहार किया गया। खून थूकने लगा और बार बार पीछे हट गया। वह ये जिविन के हमले से बचना चाहता था, लेकिन ये जिविन उसे ऐसा मौका नहीं देती थी। वह लगभग साए की तरह उससे चिपक गया। दुनिया के ऊपर प्रभुत्व। एक और मुक्का आकाश को पार कर गया, दुनिया की बाधा को भेद गया और सीधे धातु भक्षी चींटी सम्राट के सामने विस्फोट हो गया। यह मुक्का सीधे धातु भक्षी चींटी सम्राट के प्राचीन पवित्र पर्वत जैसे विशाल शरीर पर लगा और वह सीधे उड़ गया। इसका विशाल और अत्याचारी शरीर वास्तव में दरारों से भरा हुआ दिखाई देता था। इस मुक्के की मुट्ठी की शक्ति के तहत यह अंततः अब और नहीं टिक सका। बूम! धातु भक्षी चींटी सम्राट जमीन पर बुरी तरह गिर गया और जीवन और मृत्यु क्षेत्र का पूरा स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा। यह मुट्ठी शक्ति नष्ट होने से पहले जीवन और मृत्यु क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में फैल गई। पफ! धातु भक्षी चींटी सम्राट ने एक और कौर खून उगल दिया, और यह सामान्य रक्त नहीं था, बल्कि सार रक्त था। किसी भी कृषक के लिए सार रक्त दुर्लभ और कीमती था। सार रक्त का ये कौर कम से कम दसियों हजार वर्षों की कड़वी खेती थी। उसकी आंखें डर से भरी थी। इस समय वह पहले से ही समझ गया था कि उसके और ये जिविन के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक बार जीवन और मृत्यु क्षेत्र में, ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला होगा। लाखों वर्षों तक जीवन और मृत्यु क्षेत्र का भी यही नियम था। जो कोई भी देख रहा था वह लगभग डरा हुआ था। धातु भक्षी चींटी सम्राट वास्तव में बहुत पीछे था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट ली ने पहले कहा था कि वह नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। उनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सचमुच नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। सभी का ध्यान सम्राट ली की ओर चला गया। सम्राट ली शांत और संयमित थे, लेकिन उनके दिल में सदमा दूसरों से कम नहीं था। अन्य लोगों के विपरीत, जो ये जिविन की अद्भुत ताकत से हैरान थे, वह इस बात से हैरान था कि ये जिविन इतने कम समय में मजबूत हो गई थी। उस समय की तुलना में जब उसने टाइगर सम्राट गेंग जिन और शाश्वत संत सम्राट को हराया था, वह कहीं अधिक कुशल था। उनके कौशल में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था। यदि उसके पास अपनी वर्तमान ताकत होती, तो उसे डर था कि टाइगर सम्राट गेंग जिन और शाश्वत संत सम्राट पेंतियान पैलेस के प्रकट होने तक टिक नहीं पाएंगे। उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। सम्राट ली ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे याद आया कि ये जिविन पहली बार सामने आने पर गेंग जिन टाइगर सम्राट के हाथों से टाइम बीस्ट पुराने पूर्वज की लाश को छीनने में सक्षम था। हालांकि ये जिविन अगली बार प्रकट होने पर शाश्वत दिव्य सम्राट और गेंग जिन टाइगर सम्राट से अकेले ही निपटने में सक्षम हो गया था। और अब जब वे दोबारा मिले तो उसमें वास्तव में सुधार हुआ था। धातु भक्षी चींटी मोनाक को एक चाल से उड़ाने के बाद ये जिविन बिल्कुल भी नहीं रुकी। इसके बजाय उसने फिर से मुक्का मारा। अनंत शांति। ये जिविन के मुक्के में असीमित शक्ति और जादू लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह मुक्का शाश्वत शांति पैदा करने में सक्षम है। हर किसी को एक नजर में मानव कबीले की समृद्धि दिखाई देने लगी। आम लोग शांति और संतोष से रहते और काम करते थे। पहले कुछ कदमों के द्वैक और आक्रोश की तुलना में एक मजबूत दुश्मन का विरोध करने की भावना बिल्कुल अलग थी। हर कोई समझ गया कि यह कोई प्रतिगमन नहीं है। इसके विपरीत यह उनके मुट्ठी इरादे का पराभव था। ये जिवेन भी एक ऐसा अस्तित्व था जिसने असंख्य स्वर्गों के एक क्षेत्र पर
शासन किया था। वह सभी सम्राटों का नेता था, न केवल मानव कबीले के लिए बल्कि असंख्य स्वर्गों के लिए भी अशांति को शांत करने और आपदा के स्रोत को दबाने के लिए। परिणाम स्वरूप इस कदम शाश्वत शांति के बारे में उनकी समझ लगभग एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। उसके पास वास्तव में था एक ही मौके से अपनी शाश्वत शांति प्रकट की और उसने ब्रह्मांड के सभी संसारों के लिए एक समृद्ध युग की शुरुआत की। टकराना। ऐसा लग रहा था कि इस पंच ने पहले के सभी मुट्ठी सिद्धांतों को एक एक करके ढेर कर दिया है। अनगिनत मुट्ठी सिद्धांत कानूनों में असीमित भयानक शक्ति थी जो अंतहीन तूफानों में बदल गई। बूम! एक तेज दहाड़ हुई और धातु भक्षी चींटी सम्राट इस मौके की समृद्धि में पूरी तरह से डूब गया। इस मौके में सभी जीवित प्राणियों की इच्छा समाहित थी और यह अत्यंत भयावह था। इस मौके में धातु भक्षी चींटी सम्राट पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। मुट्ठी के इरादे में सभी जीवित प्राणियों की इच्छा शामिल है। यह मुट्ठी तकनीक बहुत शक्तिशाली है। जब कई सम्राटों ने यह मौका देखा तो वे अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। सम्राटों की मार्शल आर्ट में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति होती थी और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम स्वयं स्वाभाविक थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सभी जीवित प्राणियों की इच्छा को मुट्ठी में ले जाना, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य मुट्ठी तकनीकें कर सकती थी। यह तभी संभव होगा जब कोई सचमुच सर्वोच्च पद पर पहुंच गया हो। यह विभिन्न दुनिया के सम्राटों और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच सबसे बड़ा अंतर था। कई अलग अलग दुनियाओं में प्रथम साम्राज्य का सम्राट भी दुनिया पर शासन कर सकता है और अजेय हो सकता है, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। यद्यपि वे ऊंचे और शक्तिशाली थे, फिर भी वे वास्तव में अजेय नहीं थे। बहुत से लोग वास्तव में इस प्रकार की अजेय शक्ति को समझ नहीं सके। एक भयानक शक्ति बाहर आई और धातु भक्षी चींटी सम्राट का शरीर दूरी पर फिर से इकट्ठा हो गया, लेकिन उसके शरीर की चमक पहले जितनी अच्छी नहीं थी। सभी की नजरों में ये स्पष्ट रूप से अपनी उड़ान के अंत में तीर बनने के कगार पर था। ये ज़िवेन के मुके से बचने के लिए उसने पहले ही अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी और उसके पास कोई अन्य क्षमता नहीं थी। यह आखिरी मुक्का, मैं तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। जेनेसिस स्प्लिटर। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। एक पल में ऐसा लगा कि दुनिया अराजकता में बदल गई है और वह एक अराजकता दानव भगवान की तरह था। उनका शरीर अनंत प्रकाश से खिल उठा और सिद्धांत दिव्य श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो गए जो हवा में नृत्य करने लगे। वह भयानक शक्ति जो विश्व को खंडित कर सकती थी, विश्व को खंडित कर सकती थी, पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में समाहित हो गई थी। फिर उसने एक मुक्का मारा। जहां भी मुक्का गुजरा, सभी बाधाएं और स्थान नष्ट हो गए, आदिम अराजकता में बदल गए। इस मौके का उद्देश्य शांति और समृद्धि का एक नया युग लाना था, एक नई दुनिया बनाना था। मुट्ठी इरादे के भीतर विनाश और पुनर्जन्म दोनों थे। रुकना। लाइफ एंड डेथ अरेना के बाहर से एक सख्त चीख आई और उसमें ठंडक का एहसास था। कोई जीवन और मृत्यु क्षेत्र में घुस आया। अचानक एक सम्राट चिल्लाया। लगभग एक पल में केवल एक आकृति को सीधे जीवन और मृत्यु क्षेत्र में उड़ते हुए देखा जा सकता था। तुरंत हर कोई स्तब्ध रह गया। एक बार जब जीवन और मृत्यु क्षेत्र बन गया तो बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अन्यथा वे जीवन और मृत्यु क्षेत्र के नियमों को तोड़ रहे होंगे। हजारों वर्षों से चले आ रहे नियमों को तोड़ना। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि कोई जीवन और मृत्यु के मैदान में घुस जाएगा। और ये ज़िवेन ने भी यह कठोर चीख सुनी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे दिल पर नहीं लिया। इस मौके का इरादा कम नहीं हुआ और सीधे विस्फोट हो गया। टकराना। यह मुक्का सीधे मेटल ईटर एंट क्वीन के शरीर पर लगा, जिसने कुछ समय पहले ही अपना शरीर संघनित किया था। इस मौके में विनाश की असीम और भयानक शक्ति थी। मेटल ईटर एंट क्वीन, जिसका शरीर पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इस मौके को कैसे झेल सकती थी। इस मौके में वह पूरी तरह राख में बदल गया और उसका एक भी अवशेष नहीं बचा। हर कोई अवाक रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब कोई और हस्तक्षेप कर रहा था तो ये ज़िवेन इस मौके से तुरंत हत्या करने में सक्षम होगी।
इस बार वे पूरी तरह से समझ गए कि पीट पीट कर मार डालने का क्या मतलब होता है। एक के बाद एक मुक्कों और मुट्ठी की तकनीकों के एक सेट के साथ मेटल ईटर एंड क्वीन, जो छठे क्षेत्र के शिखर पर एक शीर्ष विशेषज्ञ थी, को वास्तव में पीट पीट कर मार डाला गया। यहाँ तक कि उसका शरीर भी राख में बदल गया। मुट्ठी तकनीकों का ये सेट कितना शक्तिशाली था? नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि ये जीवेन को खुद को अकल्पनीय रूप से मजबूत होना चाहिए। एक क्षेत्र, यह एक मजाक होगा। पिछले हजारों वर्षों में मैंने केवल एक ही व्यक्ति में इस प्रकार की मुट्ठी की ताकत देखी है। मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली है। क्या यह अभी भी छठे दायरे का शिखर है? यहाँ तक कि सातवें दायरे का एक छोटा सा मैग्नेट भी केवल इसी स्तर पर है। कई संप्रभु सम्राट लार का एक कौर निगलने से खुद को नहीं रोक सके और अपने दिल के सदमे को दबा लिया। उनमें से स्टार सम्राट थोड़ा अवाक रह गया। उसने केवल ये सुना था कि ये जीवेन अब बहुत मजबूत हो गया है, और उसने सोचा कि उसने पहले ही ये जीवेन की ताकत का अनुमान लगा लिया था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से घटिया अनुमान था। यह बहुत मजबूत है। मेटल ईटर एंड क्वीन को एक मुक्के से मारने के बाद ये जीवेन के पास आखिरकार ये देखने का समय था कि उसके जीवन और मृत्यु क्षेत्र में किसने हस्तक्षेप किया था। उसने नजर उठाकर देखा तो वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस आदमी का पूरा शरीर जैड रंग का था और वह जैड आदमी जैसा दिखता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों की अवहेलना करने की? वह जैड आदमी स्पष्ट रूप से आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अन्य संप्रभु सम्राटों के सामने भी वह भी आदेशात्मक लहजे में बोलता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट यून इसमें शामिल होंगे। क्या उन्हें सजा का डर नहीं है? सम्राट यून को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा क्या आप सभी भूल गए हैं कि सम्राट यून का मूल मिशन मार्शल सम्राट ये जीवेन का शिकार करना था? पेंतियान वेनेरेट के अचानक पुनरुद्धार के कारण ही उनकी योजना बाधित हुई थी और उसे स्टॉर्म सिटी भेज दिया गया। ये थोड़ा दिलचस्प लगता है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि एक बार जब इस मार्शल सम्राट ने सम्राट यू का सामना किया तो एकमात्र परिणाम मृत्यु होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। यह मार्शल सम्राट ये जीवेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह निश्चित रूप से बिना लड़े हार नहीं मानेगा। सम्राट ली के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता कि आप इससे बच पाएंगे या नहीं। उनकी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवेन सम्राट यू के खिलाफ जीत सकते हैं या नहीं। इस तरह ये जीवेन को भर्ती करने वाले फॉर्चून गॉड राजवंश की सफलता दर बहुत अधिक होगी। उस समय ये जीवेन को पता होगा कि एक विश्वसनीय समर्थक का होना कितना महत्वपूर्ण है। वह फॉर्चून गॉड राजवंश की भर्ती के प्रति उदासीन नहीं होगा जैसा कि वह अब था। ऐसे बहुत से अहंकारी वीर थे। यदि उन्हें कोई झटका न लगे तो यह चमत्कार ही होगा। आप स्वर्गीय ताओवाद के सम्राट यून हैं। इस समय ये जीवेन ने भी भीड़ की चर्चा सुनी थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति स्वर्गीय ताओवाद का बड़ा आदमी था जिसे उसका शिकार करने के लिए भेजा गया था। ये सही है। सम्राट यून ने ये जीवेन को थोड़े गुस्से और अवमानना से देखा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।